हेलो चुमूस, आज हम पढ़ेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कि कैसे यूरोप में एक समाजवाद की भावना आई थी। ठीक है, तो देखिए नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। ये इस वर्ड का मतलब है कि ये एक भावना होती है कि जो हमारे देश के प्रति कितने आप लॉयल हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। ओके, तो देखिए नेशनलिज्म की डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड लॉयल्टी दैट कॉज पीपल थिंक ऑफ देम सेल्फ एज अ नेशन। ओके, देखिए ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी 19 और 20वीं सदी के दौरान क्या हुआ था, जो समाजवाद की हमारी एक भावना थी वो हमारी आई थी। और उसमें क्या हुआ था कि हमारे दो कैटेगरीज में इसे बांटा गया था। पहला कैटेगरी कौन सी, वन नेशन फ्रॉम मैनी सेपरेट कंट्री, मतलब एक नेशन से बहुत सारी कंट्रीज इमर्ज हुई थी हमारी, एक तो इटली और एक जर्मनी जैसे कि। और दूसरी हमारी कैटेगरी कौन सी थी, ब्रेक वन नेशन अप इनटू मैनी कंट्री, उसमें क्या हुआ, कोई हमारा नेशन है वो हमारा कंट्रीज में बट गया। ओके, तो उससे क्या हुआ, हमारी नेशनलिज्म की भावना आई थी। ओके, तो ये कहाँ से इमर्ज हुई, ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी। अब देखिए यूरोपियन सोसाइटी, वहाँ पर दो क्लासेस में डिवाइड थी, पहली क्लास अपर क्लास और दूसरी क्लास लोअर क्लास। पर हमारी यहाँ पर एक और क्लास आई थी जिसे हम कहते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ने क्या किया था, यहाँ पर रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। अपर क्लासेस के पीपल हमारे एरिस्टोक्रेट्स आते थे, जैसे कि जो नोबल पीपल्स होते हैं, राजा महाराजा, मतलब एक हायर क्लास के लेवल के लोग, उन्हें क्या कहते हैं हम, अपर क्लास के लोग या एरिस्टोक्रेट। ओके, और जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हो या वो क्या करते हो, उनके पास ज़्यादा पैसा हो, वो कौन से हैं, अपर क्लास के लोग। और जो क्या करें, इस फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा बढ़ावा देते हों, उन्हें क्या कहते हैं, अपर क्लास। ये कहाँ पर थे, यूरोपियन सोसाइटी में। अब दूसरी क्लास के लोग कौन थे, लोअर क्लास, जहाँ पर क्या हुआ करते थे, सारे लोग हमारे किसान हुआ करते थे और ये क्या किया करते थे, बहुत सारी परेशानियों से गुजरा करते थे और ये लैंडलॉर्ड की ज़मीन पे काम किया करते थे। ठीक है, पर यहाँ पर एक क्लास इमर्ज होके आई थी जिसका नाम है मिडिल क्लास। उसने क्या किया, उसने कहा था कि हम क्यों टैक्स पे करें या हमें ये क्यों रूल फॉलो करने चाहिए। तो उन्होंने नेशनलिज्म की रेवोल्यूशन लाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। ओके, अब देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, ये क्या है कि जब हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था वो कब स्टार्ट हुआ था, अपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ये हमारा 1789 में स्टार्ट हुआ था। ओके, और ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, बेस्टाइल में। ओके, फ्रेंच वॉज अ फुल फ्लैश्ड टेरिटरी स्टेट इन 1789 अंडर रूल ऑफ मोनार्क। हमारी 1789 ईयर में जो फ्रेंच था वो कम्प्लीटली मोनार्की से, मतलब क्या हुआ था, रूल हुआ करता था। जैसे कि हमारे इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, उसी प्रकार वहाँ पर क्या हुआ था, एक मोनार्की सिस्टम चला करता था। कहाँ पर, फ्रेंच में, इन ईयर 1789। ओके, तीसरी बात कि पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कैम इन वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड लेड टू ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। यहाँ पर क्या हुआ, जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज थे, वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया, वहाँ से एक मोनार्की से एक फ्रेंच सिटीजन की ओर ले गया। किसने, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए थे। ठीक है, मोनार्की के बाद वेरियस प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड टू डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिफाई अमॉन्ग पीपल। तो वहाँ पर क्या होने लगा, अब जब हमारी ये फ्रेंच सिटीजन में ये डेमोक्रेसी आ जाएगी तो जो हमारे लोग थे उनमें क्या हुआ, एक डेवलप ऑफ सेंस क्रिएट होने लगा। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ मिशन टू लाइबरेट यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। ओके, सेटिंग अप ऑफ जैकोबिन क्लब्स। हाँ देखिए, जैकोबिन क्लब्स क्या हुआ करते थे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड पीपल एंड जो उनके पास ज़मीन है, मतलब उनके पास लैंड है, वही क्या कर सकते थे, यहाँ पर आते थे उस जैकोबिन क्लब में। और वहाँ पर एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल आते थे और स्टूडेंट ऑफ यूरोप। ये हमारा क्यों बनाया गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये हमारा ग्रुप चलाया गया था। ओके, कुछ रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। इट आल्सो पावर रेवोल्यूशन इन ऑल यूरोप। ये किसने किया था, जो हमारा एक जैकोबिन क्लब्स था उसने हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक योगदान दिया था। ओके,
अब देखिए द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये हमारा आइडिया कहाँ से शुरू हुआ था। तो नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने दो शब्द लाए थे, एक तो ले पाट्रे मतलब फादर ऑफ लैंड एंड ले साइटॉन माने द सिटीजन वर एम्फेसाइज्ड, मतलब कि जो हमारे मिडिल क्लास के लोग थे और लोअर क्लासेस के लोग थे उन्हें मतलब नेशनलिज्म की भावना लाने के लिए उन्होंने कहा था कि ये जो लैंड है आपकी मतलब फादर की है और आप क्या है, आप क्या सिटीजन है हमारे फ्रेंच के, तो जिससे क्या हो सके एक नेशनलिज्म की भावना आ सके लोगों में, इसलिए ये हमने दो शब्द लाए गए थे उस समय। ओके, एडॉप्टेशन ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विद सिटीजन एंजॉइंग इक्वल राइट। ओके, वहाँ पर क्या होने लगा कि नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए हमें इक्वल राइट्स देने लगे और वहाँ पर एक ट्राई कलर का फ्रेंच का फ्लैग लगाने मतलब शुरू हो गया। मतलब ये क्या, ये फ्रेंच का फ्लैग है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन वाइट और रेड। ओके, ये हमारा क्या है, फ्रेंच का फ्लैग है। अब देखिए न्यू हाइमन्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन एंड मार्टायर रिमेंबर्ड इन द नेम ऑफ नेशन। वहाँ पर क्या होने लगे कि हमारे कुछ जो पोएम्स वगैरह हुआ करती थी वो कंपोज होने लगी और जिससे हमारे नेशन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर नेशनल एंथम होने लगा, उसी प्रकार से वहाँ पर एक नेशनल एंथम लिखा गया था जिसका नाम है गॉड सेव आवर नोबल। ये फ्रेंच का हमारा क्या है, नेशनल एंथम का नाम है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, जनगण मन होता है और वहाँ पर फ्रेंच में क्या होता था, गॉड सेव अवर नोबल। तो वहाँ पर क्या होने लगे, ये हमारी पोएम्स और पोइट्री के द्वारा नेशनलिज्म की भावना को बढ़ावा देना शुरू कर दिया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वर एडॉप्टेड, मतलब कि आपको अगर 1 kg राइस मिल रहे हैं तो सबको भी उतना ही मतलब क्या उसी प्राइस पे सेम राइस मिलेगा। वो कि मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होगा। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर फॉर्मलाइज्ड, अब क्या होने लगा कि हमारा पहले वहाँ पर मोनार्की सिस्टम चला करता था, अब यहाँ पर क्या होने लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया। ओके, जिससे क्या होने लगा कि अब अच्छे से हमारा कंट्रोल हो सकेगा पूरे फ्रेंच में। फ्रेंच बिकम द नेशनल लैंग्वेज एंड रीजनल डेलीगेट्स वर डिस्करेज्ड, वहाँ पर क्या हुआ कि फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया और जो हमारे रीजनल मतलब जो हमारी भाषा हुआ करती थी ना उसे मतलब बैन ही कर दिया गया था उस समय पर। क्यों, क्योंकि फ्रेंच को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता था। इमेजिनरी फीमेल एलर्जीज, देखिए एलर्जीज का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि हमारी इंडिया में एक फीमेल को क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक शॉल पकड़ा दी जाती है और यहाँ पर एक एनलाइटमेंट के लिए हमारा कुछ बल्ब जैसा कुछ चीज़ होती है, तो वो क्या फीमेल को नेशनलिज्म दिखाने के लिए हम एलर्जीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फीमेल फिगर टू यूज द नेशन। ओके, उसे कहते हैं एलर्जीज। टू शो यूनाइटेड नेशन, अब देखिए यूनाइटेड नेशन में क्या किया जाता है कि मेरीना एंड जर्मेनिया नाम की फीमेल एलर्जीज को दिखाया जाता है नेशन को दिखाने के लिए, है ना, आपने मूवीज़ में देखा होगा जैसे कि। अब देखिए नेपोलियन कोड क्या है, या हम इसे कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। सॉरी हमारा ये मिसप्रिंट हो गया होगा, आई लगेगा यहाँ पर। तो ये हमारा नेपोलियन कोड कब आया था, 1804 में आया था। ओके, तो इसमें क्या हुआ था कि जो हमारे प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एबॉलिश्ड एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ वॉज इस्टेब्लिश्ड, इस लॉ में हमें इक्वालिटी दी गई थी। ठीक है, और वहाँ पर जो फ्यूडल सिस्टम था उसे एबॉलिश कर दिया गया, मतलब उसे रद्द कर दिया गया था। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसे और अच्छा किया गया था। और पीजेंट गॉट फ्रीडम फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज, अब देखिए जो हमारे पीजेंट क्या हुआ करते थे, लोन ले लिया करते थे पर चुका नहीं पाते थे, उन्हें उसे क्या कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया था इस लॉ के द्वारा। और यूनिफॉर्म लॉ एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजर वर इंट्रोड्यूस, मतलब कि अगर आप 1 kg राइस लेने जा रहे हैं तो आपको उतने ही रुपीज़ पे वही सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, हमारा एक इक्वल वेट और मेजर के ऊपर बेस था। कॉमन नेशनल करेंसी वॉज एडॉप्टेड, यहाँ पर क्या हुआ, एक नेशनल करेंसी को लाया गया। पहले क्या हुआ करता था, पहले बार्टर सिस्टम चला करता था और दूसरी टाइप की करेंसी हुआ करती थी, पर नेपोलियन कोड ने क्या किया, एक सिंगल नेशनल करेंसी को लाया था। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन इन टाउन वॉज रिमूव्ड एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, वहाँ पर क्या हुआ, फ्रेंच को हमें क्या कर दिया गया, एक नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है, तो जिससे क्या हो सके, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा इम्प्रूव हो सके। और ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारा सी रूट और जो ट्रेड रूट हुआ करता था उसे अच्छा कर दिया गया था, किसके द्वारा, नेपोलियन कोड।
और देखिए जब इन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे काम किए तो नेपोलियन को एक टैग मिला जिसका नाम था हैब्सबर्ग। ओके, हैब्सबर्ग ऑफ लिबर्टी। अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो ये आपको मिलेगा। अब देखिए द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ लिया कि फ्रेंच में कैसा चला था, अब हम पढ़ेंगे यूरोप में कैसा हुआ। मतलब फ्रेंच में तो अब हमारी नेशनलिज्म की भावना उठ गई है, अब धीरे धीरे क्या होगा, पूरे यूरोप में फैल जाएगा। टिल मिड 18th सेंचुरी देयर वॉज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप। हमारा 18 शताब्दी तक कोई भी एक नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स वॉज डोमिनेटेड एरिस्टोक्रेसी। जो हमारी सोसाइटी और पॉलिटिक्स क्या करा करती थी, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं मतलब जो राजा महाराजा हैं उनके ऊपर पूरा डोमिनेट हुआ करते थे। मतलब उनके ऊपर क्या करते थे, उनके ऊपर मोनार्की चला करती थी, आप ये मान लीजिए। टू द वेस्ट द लैंड वॉज फॉर्म्ड बाई टेनेंट्स एंड स्मॉल ऑनर, वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप बाई वास्ट स्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाई सर्व्स। ओके, इमर्जेंस ऑफ वर्किंग एंड मिडिल क्लास ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ 19th सेंचुरी। अब देखिए जब नेशनलिज्म यूरोप चला तो वहाँ पर क्या हुआ, एक नई मिडिल क्लास उभर के आई थी। जिस कब 19th सेंचुरी में उन्होंने क्या किया कि नेशनलिज्म यूरोप में थोड़ी सी चिंगारी लगा दी। कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा था कि हम क्यों टैक्स पे करें और हम क्यों राजा की बात माने। तो इन्होंने ये कहा था। ओके, वो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे और मोनार्की को हटाना चाहते थे। कौन? मिडिल क्लासेस के लोग। एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास पॉपुलराइज्ड एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस। ओके, वही बात यहाँ पर लिखी है। अब देखिए लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल का मतलब क्या होता है, फ्री। ओके, मतलब आपको किसी चीज़ से फ्रीडम मिल जाए। ओके, उसे क्या कहते हैं, लिबरल नेशनलिज्म। अब ये देखिए हमारे दो भागों में डिवाइड थी, एक था पॉलिटिकल स्फीयर और एक था इकोनॉमिक स्फीयर। तो पॉलिटिकल स्फीयर में हमारा क्या हुआ करता था कि गवर्नमेंट उसे मनाया करती थी और उसने क्या किया, ऑटोक्रेसी को बंद किया और डेमोक्रेसी को शुरू किया था। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ला दिया गया था, किसमें, पॉलिटिकल स्फीयर में। और उसमें जो हमारा फ्यूडल सिस्टम था उसे मना कर दिया गया और उसे इक्वालिटी बिफोर लॉ और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ओके, तो हमारा क्या हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल स्फीयर में थोड़ा सा डेमोक्रेसी की ओर ये बढ़ रहे हैं, है ना। पर इकोनॉमिक स्फीयर में क्या हुआ करता था, फ्रीडम फॉर मार्केट। यहाँ पर मार्केट में फ्रीडम मिलने लगी। रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन और मूवमेंट और गुड एंड कैपिटल। यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपको टैक्स दिया जाता था, मतलब कि अगर आप फ्रेंच से दूसरी जगह तक जो आप गुड्स ले जा रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ता था हर 1 किलोमीटर के बाद, जिसे हम क्या कहते हैं, ईल। ईल क्या है, मतलब ये हमारी एक करेंसी हुआ करती थी वहाँ पर, जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी किया करती थी। तो उस टैक्स को हमने क्या किया, बंद कर दिया गया था। इन 1834 एक जोल्वेरिन फॉर्म हुआ था जिसने क्या किया, टैक्स को कम कर दिया गया था और ना बराबर ही कर दिया था। आप ये मान लीजिए। कब फॉर्म हुआ था, 1834 में। और क्या हुआ था, जोल्वेरिन। द यूनियन एबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। ओके, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखिए ये कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे लोग जो चेंजेस को क्या करें, मना कर दें, मतलब चेंजेस ना हों, उन्हें क्या कहते हैं, कंजर्वेटिज्म। तो देखिए जब नेपोलियन हमारा मारा गया था वाटरलू के फाइट में, तो क्या हुआ था कि जो हमारी स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म थी वो उठी थी और लिबरल्स वाले लोग थे हमारे क्या हो गए थे, थोड़े से उदास हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा उन्हें नेशनलिज्म मिलने के लिए थोड़ा सा अब ज़्यादा प्रयास करना पड़ता था। अब ब्रिटेन, रसिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया मिलकर उन्होंने क्या किया था, एक ट्रीटी ऑफ वेना चलाई थी कि जिससे हमारा ये दोबारा नेपोलियन कोड ना आ सके। तो ट्रीटी ऑफ वेना में क्या हुआ था, ये हमारा जो दोबारा नेपोलियन कोड है वो ना आ सके। ओके, और ये हमारी कब हुई थी, 1815 में। मेन मोटिव वॉज टू अंडू द चेंज इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन एंड रिस्टोर मोनार्की। ये ट्रीटी ऑफ वेना चाहती थी कि जो नेपोलियन ने जो चेंजेस लाए हैं अपने कोड के द्वारा उसे मना किया जाए और मोनार्की को हमारा दोबारा लाया जाए और डेमोक्रेसी को हटा दिया जाए। प्रोविज़न क्या थे हमारे ट्रीटी ऑफ वेना का, पहला हमारा था कि रिस्टोरेशन ऑफ बॉर्नबर्ग डेंसिटी, जो हमारी बॉर्नबर्ग डेंसिटी तबाह हो गई थी उसे दोबारा लाया जाए। दूसरी बात कि टेरिटरीज अक्वायर्ड बाय नेपोलियन टेकन बैक, कि मतलब अब जो हमारा फ्रेंच का जो अब आप
नेशन बढ़ा रहे हैं उसे बंद किया जाए और उतना ही रखा जाए, अब ज़्यादा मतलब लड़ाई ना हो। ओके, मतलब जगह लेने के लिए। तीसरी बात, प्रिवेंटेड फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। ओके, मतलब वही बात है यहाँ पर, ऑस्ट्रिया टू कंट्रोल नॉर्थ इटली। ओके, नो चेंज इन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। रसिया टू गेट पोलैंड, रसिया को पोलैंड मिल जाए, ठीक है। और प्रोसिया हैज गिवन टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न बॉर्डर इंक्लूडिंग सैक्सोनी। ओके, तो ये हमारे कुछ क्या थे, रिफॉर्म्स लाए गए थे ट्रीटी ऑफ वियना में, ठीक है। अब देखिए रेवोल्यूशनरीज क्या थे। यहाँ पर रेवोल्यूशनरी का भी बहुत काम हुआ था कि जो नेशनलिज्म है उसे आगे बढ़ाया जाए, जिसमें यूरोप में। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड अपोज कंजर्वेटिज्म। तो जो मेजनी थे उन्होंने क्या किया था, नेशन इंस्टीट्यूट के व्यू को देखा और उन्होंने समझा कि ये ज़रूरी है और मोनार्की को बैन किया जाए और डेमोक्रेसी को लाया जाए। तो क्या किया था, जो हमारी सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी में थे फ्रेंच, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड। एक हमारे पर्सन थे रेवोल्यूशनरी जिनका नाम था गिसेप मजेनी। उन्होंने क्या किया, एक सोसाइटी बनाई थी एक कार्बोनन में, और वहाँ पर क्या किया, दो सोसाइटीज़ बनाई गई। पहली सोसाइटी यंग इटली और यंग यूरोप। यंग इटली हमारी मर्सिलीज में बनाई गई थी और यंग यूरोप हमारी बेर्न में बनाई गई थी। ये दोनों एक प्लेसेस के नाम हैं। कंजर्वेटिव थ्रेटन्ड बाय दिस मूव। ओके, डिवीज़न ऑफ एज ऑफ रेवोल्यूशन, ये हमारा 3 भागों में डिवाइड होता है कि सबसे पहली बात, एक रोमांटिज्म और हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, और 1848 का रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो आइए तीनों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो उन्होंने बताया था कि जो हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग है, आप उसे लड़ाई करके नहीं ला सकते हैं, आपको रोमांटिज्म दिखाना पड़ेगा। यानी कि रोमांटिज्म का मतलब कि आपको कल्चर और लैंग्वेज और डांस और डांस फॉल्क, इसके द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा, नेशनलिज्म को बढ़ावा देना होगा। ओके, यूज ऑफ कल्चर टू क्रिएट आइडिया ऑफ अ नेशन। ओके, रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। मतलब क्या किया जाए, जो आर्टिस्ट हैं वो पेंटिंग के द्वारा क्या कर सकें, लोगों को उत्साहित कर सकें नेशनलिज्म की फीलिंग को। ओके, फोकस्ड इंस्टेड ऑन इमोशन, इंस्टीट्यूट एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। ठीक है, मतलब क्या करें, इमोशंस के द्वारा लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग को मतलब क्या करें, उन्हें भाव देने लगें। यूज्ड आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक टू शेप नेशनलिस्ट फीलिंग, वही बात है। अब वहाँ पर क्या क्या, फोल्क डांस को भी बढ़ावा देने लगा था। किसके लिए, नेशनलिज्म को। जो लोग इलिटरेट हैं, वो पढ़ नहीं सकते हैं, मतलब पोएम्स वगैरह को, या पेंटिंग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या किया, डांस की शुरुआत कर दी गई थी। लैंग्वेज आल्सो प्लेड अ वाइटल रोल। द यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज इन पोलैंड कम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारी पॉलिश एक यूरोप का एक मतलब एक स्टेट है, या आप मान लीजिए कंट्री है, वहाँ पर क्या हुआ था, पोलैंड लैंग्वेज भी, मतलब पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज बोली जाने लगी थी, ठीक है, नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। तो अगर आपको एग्जाम में आता है व्हाट आर द रोमांटिक इमेजिनेशन ऑफ नेशनल फीलिंग, तो आपको ये पॉइंट्स लिख देने हैं, ठीक है। हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट, ये क्या है। इन द 1830s वर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। जो हमारा 1830 एक जो साल हुआ करता था, उसमें एक हार्डशिप यूरोप के लिए एक अच्छा माना गया था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over Europe. लार्ज स्केल रूरल माइग्रेशन टू सिटीज़ लेड टू ओवरक्राउडेड सिटीज़ एंड रिड्यूस जॉब। देखिए, जब हमारी फ्रेंच में क्या हुआ, जब ये नेशनलिज्म चल रहा था, उस समय पे जो हमारी एक जीडीपी थी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, वो थोड़ी कम होने लगी। उसे बढ़ाने के लिए जो लोग थे हमारे रूरल एरिया से मतलब माइग्रेट हो रहे थे अर्बन एरिया में, है ना। स्टिफ कंपटीशन बिटवीन हैंडमेड गुड एंड चीफ मशीन मेड गुड। वहाँ पर क्या होने लगा कि जो हमारे जो हैं हैंडमेड गुड हुआ करते थे और जो मशीन गुड्स जो बनाया करते थे, उसके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट आने लगा। पीजेंट बर्डन विद फ्यूडल ड्यूज एंड रूरल एरिया एरिस्टोक्रेसी वॉज स्टिल एंजॉइंग द पावर। अब देखिए, जो हमारी पीजेंट कुछ लोग अपना लोन पे नहीं कर सकते थे, तो उनके ऊपर क्या हुआ था, एक बर्डन लगने लगा था कि वो अब मतलब पैसे नहीं चुका पा रहे हैं लैंडलॉर्ड के, और उससे क्या होता था, जो एरिस्टोक्रेट्स थे उन्हें पूरी छूट मिलवा करती थी पीजेंट को सताने के लिए, है ना। द राइज ऑफ फूड प्राइस और अ ईयर ऑफ अ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड ऑफ पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री।
तो क्या होने लगा, जैसे ही हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो फ्रेंच की कम हुई, तो लोगों को ब्रेड लाने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो कुछ खा सकें, ठीक है। पीजेंट एंड वीवर रिवोल्टेड एंड लुइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली। अब देखिए क्या हुआ कि जो अब इस तंगी के कारण क्या होने लगा, जो पीजेंट्स थे उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, लुइस फिलिप को हटा दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी नहीं चल रही थी। द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स 1848। अब देखिए मतलब फ्रीडम को लाने के लिए क्या क्या रेवोल्यूशन लिए गए थे। तो फ्रेंच मोनार्की अप्रूटेड बाय रिवॉल्ट ऑफ 1848 एंड अ रिपब्लिक हैड बीन प्रोक्लेम्ड, ठीक है। डिमांड ऑफ लिबरल मिडिल क्लासेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल विद नेशनल यूनिफिकेशन। इन जर्मन प्रोफेशनल बिजनेसमैन आर्टिसन डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। जितने भी हमारे प्रोफेशनल बिजनेसमैन थे और आर्टिसंस थे, उन्होंने क्या किया था, नेशनल असेंबली को बढ़ाने के लिए उन्होंने इसे वोट किया था, ठीक है। अब देखिए पार्लियामेंट बनाई गई थी। जब हमारे वोट हो गया तो कुछ पार्लियामेंट्स बनाई गई। एक हमारी पार्लियामेंट थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, किसने ऑर्गेनाइज की थी, चर्च ऑफ सेंट पॉल। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्ट फॉर अ जर्मन नेशन टू बी नेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। तो हमारी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाई गई थी किसके द्वारा, चर्च ऑफ सेंट पॉल। क्यों? क्योंकि जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जा सके, कहाँ पर, जर्मन के लिए, ओके। अब ऑफर द क्राउन टू फ्रेडरिक विलियम फोर किंगडम ऑफ प्रूसिया, ही रिजेक्टेड जॉइन अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, ठीक है। अब क्या हुआ, सोशल बेस ऑफ पार्लियामेंट शिफ्टेड टू द मिडिल क्लास डोमिनेंस। अब जो हमारे छोटे क्लासेस के लोग हुआ करते थे वो मिडिल क्लास की ओर बढ़ने लगे थे। द लास्ट ऑफ द सपोर्ट ऑफ वर्कर एंड आर्टिसियन। तो वहाँ पर क्या हुआ, अब थोड़ी सी जो हमारी नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो कम होने लगी थी, है ना। पॉलिटिकल एसोसिएशन वर फॉर्म्ड बाय वुमेन फॉर पॉलिटिकल राइट्स। पर जो वुमेन्स थी उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स के लिए कुछ रिफॉर्म्स भी लिए थे। कंजर्वेटिव फोर्स सप्रेस्ड लिबरल्स। जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने क्या किया, फोर्स किया था लिबरल्स को वो आगे ना बढ़ सकें। फीचर वो चाहते थे कि जो हमारी मोनार्की है मोनार्की ही चले और डेमोक्रेसी ना आए। फियरिंग फ्यूचर रेवोल्यूशन मोनार्क इंट्रोड्यूस चेंजेस। सर्फडम्स एंड बॉन्डेड लेबर एबॉलिश्ड। जो हमारे जो ज़मीन पे काम किया करते थे लैंड मतलब पीजेंट, उन्हें क्या किया गया, एबॉलिश किया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो हमारी रेवोल्यूशन था 1848 का वो इस प्रकार से हुआ था, ठीक है। मेकिंग ऑफ जर्मनी। तो देखिए जर्मनी को मनाने के लिए किसने किसने योगदान दिया था। आफ्टर द फेलियर ऑफ जर्मन नेशनल असेंबली, प्रूसिया चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क टुक द लैड इन जर्मन यूनिफिकेशन। उन्होंने क्या किया था, जर्मन को एक साथ करने के लिए उन्होंने 7 वॉर्स लड़े थे, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रेंच। कंप्लीटेड जर्मन यूनिफिकेशन। फिर क्या हुआ, जो हमारे प्रूसियन किंग केसर विलियम थे उन्होंने क्या किया, एम्परर यूनाइटेड जर्मनी बनाई थी। और करेंसी, बैंकिंग एंड जुडिकल सिस्टम वर लीगलाइज्ड। इन्होंने क्या किया था कि जो हमारा करेंसी बैंकिंग का सिस्टम है और जो हमारा जुडिकल सिस्टम है उसे लाया था, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अभी आपने जर्मनी की यूनिफिकेशन देखी, अभी देखेंगे आप यूनिफिकेशन ऑफ इटली। पर मैं उससे पहले आपको बताऊं कि यूनिफिकेशन का मतलब क्या है। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक साथ, है ना। यूनिफिकेशन माने सब लोग एक छत के नीचे आ जाएं, उसे क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। कौन से थे वो हमारे, एक तो सार्डिनिया पाइडोमेंट वॉज रूल्ड बाय इटालियन डायनेस्टी। तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे एक इटालियन यूनिफिकेशन एक रेवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था गिउसेप्पे मैजेनी। उन्होंने क्या किया, इस सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्म किया था यंग इटली में। कहाँ पर किया था, मर्सलीज में किया था, ओके। After his failed revolution in 1831 and 1848, the lad was taken by the King of Sardinia, Victor Emmanuel II. Chief Minister of Sardinia, Count Keval, led to the unification process by diplomatic alliance with French to defeat Austria and unify in northern territories. In the southern part, Giuseppe Garibaldi led the movement by involving local peasant support to the drive out Spanish ruler. Thus, the process of unification was completed with the crowning of Victor Emmanuel II as the King of Italy in 1861. तो देखिए अब क्या होने लगा कि जो हमारी इटली के लिए जो यूनिफिकेशन हो रहा था, तो कुछ जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, कुछ रेवोल्यूशंस लाए थे, ठीक है।
इटली को मनाने के लिए। अब देखिए हमारे ऑटोवन गुड की क्या कहते हैं, इन्होंने यूनिफिकेशन की थी किसकी, जर्मनी की। और ग्यूसेपी मजनी ने क्या किया था, फाउंडर थे किसके, यंग इटली के। आपको बस इतना याद रखना है। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। नो ब्रिटेन नेशन एग्जिस्टेड बिफोर 18th सेंचुरी। देखिए ब्रिटेन था, हमारा ब्रिटेन 18th सेंचुरी से पहले एग्जिस्ट नहीं किया करता था। Ethnic groups like English, Welsh, Scots inhabited British isle having their own culture and political basis। ठीक है। Growth of English nation, wealth and power, English parliament, siege, monarchy in 1688। अरे वेट अ मिनट, अरे आजा। तो देखिए मैं भी आपको बता रहा था कि जो हमारी ग्रोथ थी नेशनल इंग्लिश, वेल्थ एंड पावर, इंग्लिश पार्लियामेंट, सीज, मोनार्की इन 1688, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड फॉर्म्ड यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटिश हेल्प प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट कैथोलिक ऑफ आयरलैंड। लेटर कैथोलिक रिवॉल्ट एज सप्रेस्ड इन 1804। In 1801 Ireland was also incorporated forcibly into UK। तो यहाँ पर क्या होने लगा, जो ब्रिटेन था हमारा पहले 18th सेंचुरी से नहीं हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पर 1801 आयरलैंड में जो हमारा इटली था उसे फोर्स किया गया कि वो हमारा यूके में कन्वर्ट हो जाए। ओके। विजुलाइजिंग नेशन। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का कि हम नेशन को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए नेशन हमारी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम खा सकें या प्यार या देख सकें, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे प्यार कर सकते हैं बाय एलर्जीज। तो देखिए एलर्जीज क्या होती हैं, एलर्जी से आप देख सकते हैं कि इस फीमेल पिक्चर में जो हमारी एक औरत है, इसे हमने एक हाथ में स्वाड पकड़ा रखी है और एक हाथ में लैम्प। तो इसमें क्या है कि ये दिखा रही है कि नेशन, ये हमारा जो जर्मन नेशन है उसे ये शो कर रही है। ओके। नेशन बिगन टू बी पोर्ट्रेड एज अ फीमेल फिगर कॉल्ड एलर्गी। आइडियल लाइक लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक टू वर पर्सनिफाइड एज फीमेल फिगर। देखिए आज़ादी को दिखाने के लिए या जस्टिस दिखाने के लिए या स्वतंत्रता को दिखाने के लिए हमने क्या किया था, फीमेल फिगर्स का यूज़ किया जाने लगा था, ठीक है। एलर्गीज वर इरेक्टेड एज टू स्क्वायर टू मार्क नेशनल यूनिटी। Coin and stamp to carried their images। ओके। मैरीना रिप्रेजेंटेड रिपब्लिक फ्रेंच। देखिए जो मैरीना थी वो हमारी क्या करती थी, फ्रेंच की रिपब्लिक दिखाया करती थी, और जर्मेनी हमारी जर्मन की हमारी क्या करती थी, रिपब्लिक दिखाया करती थी। ओके। अब हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, बल्कन इशू। तो देखिए बल्कन इशू हमारा चैप्टर का एंड होने आ रहा है कि बल्कन बिकम द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 71। तो हमारा बल्कन में क्या हुआ था, ये हमारा एक ग्रुप था किसका, स्टेट्स का, जहाँ पर जो हमारे स्टेट एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे अपनी एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है। इट वॉज टू अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन इनहेबिटेटेड बाय स्लेव एंड वॉज अंडर कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। जो ये हमारा बल्कन रीजन था ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था, ठीक है। Idea of nationalism swept over entire Balkan region. One by one, different nationalities declared their independence to struggle। अब देखिए जो हमारा बल्कन रीजन में क्या हुआ करता था कि अपना एरिया बढ़ाने के लिए ये एक दूसरे से लड़ाइयाँ किया करते थे, तो जिससे क्या हुआ, ये इतनी लड़ाई कर ली कि हमारा ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया था। ईच स्टेट डेवलप्ड जियोसली एंड होप टू एक्सपेंड एट द कॉस्ट ऑफ अदर। मतलब हर एक जो हमारा स्टेट था दूसरे से जला करता था और किसी भी कीमत पे वो अपना स्टेट को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। यूरोपियन पावर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन। दे वर स्ट्रगलिंग टू प्रूव देयर ट्रेड एंड मिलिट्री माइट ओवर द फॉर अदर्स। कंट्रीज लाइक जैसे कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर बल्कन एरिया।
तो उन्होंने लड़ाई कर करके क्या किया, अपना एरिया बढ़ाया था। तो उस एरिया को क्या किया हमने, बल्कन एरिया। ओके, तो यहीं हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।